नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य प्रदेश का करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, मध्य प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश में वर्षा क्या है, वर्षा का वितरण कैसे है, इन सभी पहलुओं की चर्चा हम आज के लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु और मौसम दो शब्द होते हैं। तो पहले तो हम ये समझते हैं मौसम क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे जलवायु क्या होता है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने के पहले मौसम को देखते हैं। मौसम से क्या तात्पर्य है? मौसम जो है किसी भी स्थान विशेष का जो तापमान, वर्षा, वायुदाब, इसको बताता है। क्षणिक परिवर्तन को मौसम से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इस मौसम की एक लंबी अवधि को ले लेते हैं, करीब करीब एक लंबा अवधि रहता है, 30 से 40 वर्षों तक की अवधि को मिलाते हैं और उसके औसत से जब हम निकालते हैं तो जलवायु क्या बताता है हमको? वहां की एक दीर्घकालिक मौसम गतिविधियों की जानकारी हमको जलवायु देता है। और मौसम जो है वह हमको क्षणिक बदलाव जो होते हैं पर्यावरण में या हमारे नेचर पर या हमारे तापमान पर, वर्षा पर जो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, उसको हम कहते हैं मौसम। जैसे कि जब आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी है, सुबह पता चलता है कि मौसम में गर्माहट आ गई, तो क्या कहते हैं हम लोग? मौसम बदल गया। अपन कभी कहते हैं क्या कि जलवायु बदल गया? जलवायु परिवर्तन अब हो रहा है लंबे दशक के बाद, जब हमने औद्योगिक विकास किया, खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में छोड़ दिया, तो अब जो परिवर्तन हो रहा है वह क्लाइमेट चेंज उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि क्या होता है मौसम और क्या होती है जलवायु। मतलब मौसम की दीर्घकालिक अवस्था को हम जलवायु कहेंगे, ये ध्यान रखना। अब जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं हम लोग उसको भी देखेंगे। तो मौसम जलवायु को बहुत सारे कारक है, जिसको अगर एक शॉर्टकट एक शब्द आपको दे रहा हूं, याद करिएगा, उसको आपको हेल्प करेगा हमेशा ध्यान रखने पे। इसको हम लोग लैंड फॉर्म शब्द से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। LANDFORMS। कितने शब्द है इसमें? 4 और 5, 9 अक्षर हैं इस पे। तो लैंड से जो एल शब्द है वो लैटिट्यूड को बताता है। लैटिट्यूड मतलब क्या हुआ? अक्षांश। मैं अभी इसको डिटेल समझा दूंगा कैसे। ये एल्टीट्यूड को बता रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है आपको ध्यान रखना, ऊंचाई। इसके बाद नियरनेस टू ओशियन, नियरनेस टू ओशियन, समुद्र से कितनी दूरी या नजदीकियां हैं, ये भी जो है बताता है हमको कि जलवायु पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद डी जो है बता रहा है डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवनों की क्या दिशा है। इसके बाद एफ फॉरेस्ट को बता रहा है, वन को बता रहा है ना, वन को बता रहा है, फॉरेस्ट को जो, ठीक है। आर जो है रेनफॉल को बता रहा है। ओ किसको बता रहा है? ओसनिक करंट, ओसनिक करंट को बता रहा है। और एम जो है माउंटेन को बता रहा है। और एस जो है सॉइल को बता रहा है, मृदा। इतने सारे फैक्टर जो हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं। हमारे मौसम को भी करेंगे और जलवायु को भी करेंगे, यही सब फैक्टर रहता है। मैंने लिखा है इसमें अक्षांश। अक्षांश कैसे आपके जलवायु को प्रभावित करता है, तो एक यहाँ पे हम लोग यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया। जैसे जैसे हम ऊपर 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, तापमान कम पड़ता जा रहा है, तापमान कम होता जा रहा है। तो क्या हुआ? अक्षांश से जैसे जैसे अक्षांश की ओर दूसरे अक्षांश की ओर जा रहे हैं, 0 से 90 की ओर जा रहे हैं, 90 नॉर्थ, 90 साउथ की ओर जा रहे हैं, तो तापमान में गिरावट देखने को मिलती है।
ऊंचाई के अनुसार कैसे मौसम में ताप परिवर्तन आता है, तो आपको पता है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर हमारे 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान कम हो जाता है। और यही कारण है कि कीनिया स्थित किलिमंजारो पर्वत पर, कीनिया जबकि इक्वेटर पे स्थित है और किलिमंजारो पर बर्फ पाई जाती है। सोचिए 0 डिग्री तापमान, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित पर्वत माला पर हमको बर्फ देखने को मिल रही है, तो उसका कारण क्या है? ऊंचाई है। तीसरा देखिए, हम लोगों ने कहा है नियरनेस टू ओशियन, समुद्र से दूरी। जो समुद्र के पास वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर ओशनिक इफेक्ट रहता है, वहां पर ना तो ज्यादा ठंडी रहती है और ना ही ज्यादा गर्मी पाई जाती है। लेकिन समुद्र से दूर जो क्षेत्र होते हैं वहां पर कॉन्टिनेंटल एक क्लाइमेट देखने को मिलता है। शीत ऋतु में अत्यधिक शीत मिलती है और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी देखने को मिलती है। इसके बाद हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ विंड। तो आपको पता है गर्म पवनें जहां से जाती हैं वहां के तापमान को बढ़ा देती हैं, शीत पवनें जहां चलती हैं वहां के तापमान को गिरा देती हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग ने ओशनिक करंट के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। आपको पता है कि जितनी भी समुद्री धाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम जब बहते बहते नार्वे तट पर पहुंचती है तो नार्वे पोर्ट जो बंद रहता है, बर्फ जम जाता है, उसको पिघला करके रख देती है, अर्थात वहां के तापमान को बढ़ा देती है। तो ओशनिक करंट का भी जलवायु में हमको देखने को मिल गया। और इसके बाद फॉरेस्ट, आपको पता है फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। जहां पर भी फॉरेस्ट रहेंगे वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी और वहां के तापमान भी क्या होंगे? अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं। इसके बाद रेनफॉल, आपको पता है बहुत ज्यादा गर्मी हो तो अगर रेनफॉल हो जाती है तो टेम्परेचर में परिवर्तन आ जाता है हमारे। और इसके बाद माउंटेन, हम लोग ने किलिमंजारो का उदाहरण ले लिया है। माउंटेन भी जो है वर्षा को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि मानसून का जो फ्रंट साइड है, जिधर से विंड आ रही है, वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जबकि माउंटेन के दूसरे साइड जो है एक हमारा रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके बाद मृदा, मृदा भी जो है हमारे तापमान, हमारे क्लाइमेट पर एक असर डालती है। तो ये लैंड फॉर्म्स को ध्यान रखिएगा। तो लैंड फॉर्म्स जो है ये पूरी तरह से हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का एक शॉर्टकट हम लोगों ने बना लिया, लैंड फॉर्म्स। तो ये हो गया। तीसरा मैंने इसमें क्वेश्चंस डाला हुआ है, अगर आप देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश की जलवायु की विशेषताएं क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और चौथा हम लोग टैकल करेंगे मध्य प्रदेश में ऋतुएं और फिर मध्य प्रदेश में वर्षा व वर्षा का वितरण। मध्य प्रदेश जैसा आपको पता है कि भारत के बीचों बीच स्थित है, भारत के हृदय प्रदेश के रूप में जाना जाता है और कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश को बीचों बीच से गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। आप चूंकि कर्क रेखा यहां से गुजर रही है मध्य प्रदेश से, तो आप ये समझिए कि अगर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए इंडिया मान लें, ये इक्वेटर हो गया, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। समझिएगा, मानसून की विशेषताएं हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुछ मानसून की प्रॉपर्टीज, जलवायु की विशेषताएं देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जलवायु की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको देखते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश यहाँ पर बीचों बीच स्थित है, अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो अगर मध्य प्रदेश की जलवायु को हमको परिभाषित करना हो तो मध्य प्रदेश की जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो जाएगी? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। पहला, मध्य प्रदेश जो है मानसूनी वर्षा को प्राप्त करेगा और इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी मात्रा में ग्रीष्मकालीन वर्षा भी होती है, थोड़ी मात्रा में शीतकालीन वर्षा भी होती है, जिसको हम अभी बाद में देखेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना है, पहली विशेषता हमको मिल गई कि मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। दूसरी विशेषता हम लोग ने ये पा लिया कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से अगर मैं कहूं कि 90% तक जो वर्षा होती है, कितनी 90% तक जो हम लोग रेनफॉल देखेंगे, 80 मतलब एग्जैक्ट 88% रहता है, वो हमको जाते हुए मानसून व
लौटते हुए मानसून से प्राप्त होती है। मानसून की दो शाखाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिसको हम क्रमशः अरब शाखा व बंगाल की शाखा कहते हैं। दोनों ही शाखाओं से मध्य प्रदेश वर्षा प्राप्त करता है। तीसरा ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में जो वर्षा की प्रवृत्ति होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश में जो वर्षा की मात्रा होती है वह दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर घटती जाती है। चूंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए मध्य प्रदेश जो है समर सोलिस्टाइस की स्थिति को भी प्राप्त करेगा। इसको हम हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म आयनात, इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बता रहा, अच्छा ये ग्रीष्म आयनात क्या होता है, इसको भी हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। ये इक्वेटर है, सूर्य जो होता है वर्ष में 2 बार इक्वेटर के ऊपर रहता है, और ये तारीख क्या क्या रहती है हमारी, 21 मार्च, ठीक है, और इसके बाद 23 सितंबर। ये 2 तारीख ऐसी होती है जब सूर्य जो है पूरी तरह से इक्वेटर के ऊपर चमकता है, और इन 2 तारीख को क्या पॉपुलैरिटी होगी, पूरे अर्थ में 12 घंटे की दिन होगी और 12 घंटे की रात होगी। समझना है हमको, 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे का रात होगा। इसके बाद हम लोग को ये देखना है सूर्य यहां कब पहुंचेगा, तो सूर्य यहां पे पहुंचेगा 21 जून। देखिए इसको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे 21 जून की डेट बदल के 23 जून भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि 21 से कहानी शुरू होती है और ऊपर जाता है 21 में, सिर्फ 3 महीने में पहुंच जाता है। मार्च से शुरू हुआ, अप्रैल, मई और जून, तीसरे महीने एग्जैक्ट उसी तारीख को पहुंच जाता है वहां पर। कहां पर, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और इस दिन क्या होगा कि यहाँ पर दिन सबसे ज्यादा लंबे होंगे और रात जो होती है ना, दिन कैसे होंगे यहाँ पे सबसे लंबे होंगे और रात जो होंगी छोटी हो जाएंगी, यहाँ पे दिमाग में रखिएगा। और तो मध्य प्रदेश जो है ग्रीष्म आयनात को महसूस करता है। सिर्फ किसका एक्सपीरियंस ले रहा है, ग्रीष्म आयनात, ना तो इक्विनॉक्स को लेगा ना ही समर विंटर सोलिस्टाइस को लेगा, सिर्फ इसको लेगा, समर सोलिस्टाइस की स्थिति को प्राप्त करेगा। तो ये किस तारीख को आएगा, 21 जून को आएगा। इसके बाद देखिएगा कि मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से हमको तीनों ऋतुएं देखने को मिलेंगी, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु हम देखेंगे। तो मध्य प्रदेश की कुछ ये विशेषताएं हैं जिनको मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा भी है। आपको देखिए पूरी चीजों को हमने आपको समझा दिया है, उनको मैंने प्रॉपर यहाँ पर लिख भी दिया है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है, समझिएगा। ग्रीष्म ऋतु क्या होती है, कब से शुरू होगी, वर्षा ऋतु कब आएगी और शीत ऋतु कब आएगी। इन तीनों ऋतुओं को जो मध्य प्रदेश अनुभव करता है, क्योंकि भारत के हृदय प्रदेश में स्थित है। जिस तरह भारत में, मैं यहाँ पे 4 ऋतुओं की जगह 3 ही ऋतुओं आपको बता रहा हूँ, है ना। एक चौथी ऋतु भी हम पढ़ते हैं, शरद ऋतु, लेकिन हम यहाँ पे अपने लिए 3 ऋतुओं का ही स्पष्ट रूप से वर्णन करेंगे, इसको समझने में आसानी रहेगी हमको। तो समर ग्रीष्म ऋतु, फिर इसके बाद वर्षा ऋतु और इसके बाद शीत ऋतु। तो इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या होने वाला है। अगर हम लोग वापिस चलें अपने एक स्लाइड पर, यहां पर हम एक मैप बना लेते हैं अपने लिए, अर्थ को डिनोट कर लेते हैं। ये हमारी अर्थ, ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 21 डिग्री हाफ नॉर्थ और ये हमारा मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे सन बैठा हुआ है 21 मार्च को, यहाँ पे इसकी रेज परपेंडिकुलर आ रही, मूवमेंट करेगी इसकी रेज 21 जून को यहाँ पे आएगी। जैसे ही सूर्य की रेज उत्तरायण होना शुरू होती है, तो अब उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ने लगता है, और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो समझिएगा, तापमान जब भी बढ़ता है तो वायु दाब जो है वहां का घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तापमान बढ़ा,
वायु दाब घटा। वायु दाब क्यों घटा? क्योंकि जब तापमान किसी जगह का बढ़ता है तो वहां की हवाएं गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं, और तब वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा और वहां का वायु दाब घट जाएगा। पक्की बात है। वायु दाब जैसे ही तापमान बढ़ेगा, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने लगता है, और जून के पहले मई के महीने में पूरा मध्य प्रदेश जो है, इंटायर मध्य प्रदेश में तापमान अत्यधिक स्तर पर आ चुका होता है, और यहाँ पर एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा होने लगता है, और जिसके कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण यहाँ पर स्थानीय ये जो चक्रवात बन रहा है, क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा तापमान आ रहा है, और बगल में आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल है, अरब सागर है, यहाँ के कारण यहाँ पे संघनन की गुप्त ऊष्मा रिलीज होने लगी। तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो लू चलेगी अत्यधिक मात्रा में, और जब अत्यधिक तापमान बढ़ने लगता है तो मानसून पूर्व एक बारिश हमको देखने को मध्य प्रदेश में मिलती है। और इस बारिश को हम लोग क्या कहते हैं? मानसून पूर्व जो होती है मध्य प्रदेश में, उसको कहा जाता है यू नाला। क्या कहा जाता है इसको? यू नाला। तो ये कौन सी बारिश है? जो कि मानसून के पहले हो रही है। मानसून प्री में होने वाली वर्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? यू नाला बोलते हैं। तो ये जो वर्षा हो रही है, इसको बहुत जगह पर, इसके कारण जो होता है, जो मैंगो होता है, आम की जो फसल होती है, उसको पकने में बड़ी सहायता प्राप्त होती है। तो ये ध्यान में रखना हमको। इस जो प्री मानसून बारिश होती है, इसको अलग अलग नामों से पूरे भारत में जानते हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल में चले जाए तो काल बैसाखी, नॉर्थ वेस्टर के नाम से जानते हैं। अगर हम साउथ में चले जाएं तो इसी को हम लोग काफी सावर बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं, मैंगो सावर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि चेरी ब्लॉसम, कॉफी सावर, मैंगो सावर, काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, ये किस टाइप की वर्षा है? तो ध्यान रखिएगा, प्री मानसून की वर्षा है, और ये स्थानीय स्तर पर जो एक वायुदाब, निम्न वायुदाब का निर्माण हो रहा है, उसके कारण ये वर्षा हमें प्राप्त होती है। स्थानीय साइक्लोन बनने के कारण ये वर्षा हमको यहाँ पे प्राप्त हो रही है। इसकी मात्रा यद्यपि बहुत कम रहती है। अगर हम 100% वर्षा मान लें तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होगी इसके कारण वो 10% के आसपास होती है। तो ग्रीष्म ऋतु का आगमन 21 मार्च के बाद हमारे यहाँ शुरू हो जाता है, और जून आते आते समझिएगा पूरा मध्य प्रदेश में एक लो प्रेशर निर्मित हो जाता है, बल्कि पूरे भारत में एक लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है, और जो नीचे हमारा हिंद महासागर है वहां पर एक हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। अब इस हाई प्रेशर और लो प्रेशर, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, पवन, जो पवनें होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, दिमाग में रखना है। तो पवन की परिभाषा ही होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट of the air is called the wind। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, या हम कहें क्षैतिज रूप से हवाओं का चलना जो होता है वो पवन कहलाता है। और यहाँ पे एक चीज और मैंने आपको बताया था कि जून आते आते पूरे मध्य प्रदेश में लो प्रेशर बन रहा है। तो लो प्रेशर जब बनेगा तो आप लोग जनरली, मैंने देखा है, स्टूडेंट कहते हैं कि पवनें ऊपर उठती हैं। पवनें ऊपर नहीं उठती हैं, वायु ऊपर उठती है, एयर ऊपर उठती है। क्यों? ये जा रहा है वर्टिकल। और पवनें कैसे मूवमेंट करती हैं? पवनें हमेशा मूवमेंट करती हैं हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज पवन। तो हवाओं का जब क्षैतिज मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड पवन या विंड। और जब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर के कारण तो वायु ऊपर उठेगी, एयर उठेगी। तो दिमाग में दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, अब जून का महीना आया, हम लोग मध्य प्रदेश वाले क्या करेंगे? ग्रीष्म आयनात की स्थिति को महसूस करेंगे, और यहाँ पर लो प्रेशर, बड़ा तगड़ा लो प्रेशर बन चुका है। लो प्रेशर का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? सुनो, मुख्य रूप से भारत के 3 क्षेत्रों पे लो प्रेशर बनता है, और जिसके कारण हिंद महासागर का बना हुआ एचपी या हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब
लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट होता है। कौन कौन सा? एक थार डेजर्ट राजस्थान वाला एरिया, एक हमारा हिमालय का एल्बिडो, और तीसरा तिब्बत का पठार। ये तीनों मिलकर के एक हीट चैम्बर का निर्माण करते हैं और यहां से जो हवाएं हैं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के कारण एक वैक्यूम बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। और प्रकृति का ये बड़ा शानदार एक प्रयास है कि जहां पर भी लो प्रेशर बनता है उस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से पवनें चल देती हैं और इस स्थान तक पहुंच जाती हैं। इस तरह से एक सर्कुलेशन दिख रहा है, यहां से वायु उठी फिर गई, यहाँ पे हाई प्रेशर यहाँ पे गिरी और यहाँ पर फिर से आ गई। यहां से चित्र से देखते हैं हम लोग। मान लो मध्य प्रदेश में लो प्रेशर है, ऐसे उठेगी, ठीक है, उठेगी और ऐसे आएगी। अब ये अपन 3D नहीं बना पा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे समझो उठी, इसके बाद ऐसे गई, अब नीचे हिंद महासागर में यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पे गिरेगी। क्यों? क्योंकि पवनें ऊपर जब उठती हैं तो उठेंगी और सैचुरेट होती हैं, जब भारी हो जाती है सैचुरेट होने के बाद तो फिर अपना डायरेक्शन ऊपर उठ नहीं सकती हैं, तो वायु जो है कभी भी स्टेबल तो रहेगी नहीं, तो मूवमेंट कर देगी, ऐसे चलने लगेगी। फिर देखिए जहाँ पे और भारी हो जाएंगे तो जाकर के नीचे गिरेंगे, जहाँ पे नीचे गिरती हैं वहां पर जाके हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता। तो इस तरह से वर्षा ऋतु का आगमन जो है मध्य प्रदेश में 15 जून के आसपास मानसून पवनों की दोनों शाखाएं जो हैं, बंगाल की शाखा व अरब शाखा के रूप में मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं और पूरे मध्य प्रदेश में ये दोनों शाखाएं वर्षा करती हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा का टेंडेंसी है, इस चित्र में समझा देता हूं मैं कि कैसे चलती है वर्षा। ध्यान से देखिएगा, यहां से जब पवनें आएंगी तो यहां पर दो पर्वत इनको मिलते हैं, एक मिलता है मैकल का पर्वत और यहां पर इसको मिल जाता है आपको कैमूर की श्रेणी। कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैमूर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैकल को। अब ये दोनों इन मानसूनी पवनों के लिए आदर्श स्थिति होती है। इसको क्रॉस करने के लिए ये मानसूनी पवनें ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ के और सैचुरेट हो जाती हैं और ताबड़तोड़ बारिश करती हैं। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश का ये सतना से लेकर के अगर हम लोग सिवनी के पूर्व वाला डायरेक्शन देख लें तो ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा प्राप्त करता है। इसी तरह मानसून की दूसरी शाखा यहां से घुसती है। अब यहां पर होशंगाबाद में महादेव पर्वत बैठा हुआ है और ये महादेव पर्वत जो है आपको पता है सतपुड़ा का पार्ट है और इसी महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ स्थित है। अब इतने ऊंचे चढ़ते चढ़ते पवन जो आ रही है ये वाली फिर से ऊपर चढ़ेगी, टेम्परेचर इसका डाउन होगा और टेम्परेचर जब डाउन होगा अब सैचुरेट होकर के ताबड़तोड़ बारिश करेगी। और यही कारण है कि पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, और पचमढ़ी कहाँ है? जो है आपके महादेव में स्थित है। तो पचमढ़ी में कितनी बारिश हो रही है? 199 सेंटीमीटर की वर्षा हम देख रहे हैं। अब ये पवन जैसे इस माउंटेन को क्रॉस करती है, इसकी वर्षा की मात्रा सोचिए, 199 यहाँ है और यहाँ आते आते मात्र 75 से 100 सेंटीमीटर का वर्षा यहाँ पर होने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यह जो है, ये पवन जो है एक तरह से इसके लिए इधर का क्षेत्र जो है वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया के रूप में स्थापित है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये माउंटेन है, यहाँ से पवन आई, ये चढ़ी, ऊपर सैचुरेट हुई और खूब सारा वर्षा कर दी। लेकिन जब पवन यहाँ जाती है, नीचे उतरती है डाउनवर्ड, तो अब ये क्या करेगी? ये जब वायु नीचे उतरेगी तो अब नीचे उतरते समय ये फ्रिक्शन करेगी और फ्रिक्शन करेगी माउंटेन से, तो अब इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब इसकी जो वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस कारण से यहाँ पर आते आते यही वाली विंड जो आ रही थी, सोचिए यहाँ पर और जस्ट यहाँ पर जाके रायसेन सीहोर वाले रीजन पे ये 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा करने लगती है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएगी अत्यधिक दूरी तय करने के कारण ये पूरा का पूरा बेल्ट जो है हमारा 70 सेंटीमीटर से
कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र के रूप में स्थापित है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं ये क्षेत्र ऐसे पवनें बढ़ती हैं और यहाँ आते आते ये पूरा बेल्ट जो है हमारा 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में स्थापित है। क्यों स्थापित है? क्योंकि पवनें जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे खूब वर्षा कर चुकी हैं। कहाँ पर? मैकल और कैमूर वाले रीजन पर। अब इसके आगे जब आती हैं तो एक तो इनको रोकने के लिए कोई पर्वत नहीं है, दूसरी बात इतना लंबा सफर, स्थल का सफर तय करके आ रही है, इनको कहीं ह्यूमिडिटी मिलती नहीं, बीच में कहीं भी पानी इनको मिलता नहीं, समुद्र मिलता नहीं है, जिसके कारण से लगातार ड्राई होती जाती है और तब जाकर इन एरिया पे लगातार इनकी वर्षा जो है कम होती जाती है। और हालात ये रहते हैं कि झाबुआ, अलीराजपुर, ये वाला जो बडवानी वाला बेल्ट है 50 से 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित हो जाता है। तो ये हमारा वर्षा ऋतु का था कि वर्षा ऋतु कब आ रही है। तो मेनली जो प्रदेश वर्षा प्राप्त करता है हमारा, अगर हम देखें जून से लेकर के अक्टूबर तक हमारा वर्षा प्राप्त होती है जाते हुए मानसून। और जाते हुए मानसून को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। और इससे लगभग हम लोगों को जो वर्षा प्राप्त हो रही है 78% के आसपास प्राप्त हो रही है। मध्य प्रदेश की औसतन वर्षा कितनी है? 102.5 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। इस डेटा को लेकर के बड़ा विवाद रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि जो मैंने औसत वर्षा 102.5 सेंटीमीटर ली है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो अपना इकोनॉमिक सर्वे निकाला जाता है उससे उठाया हूं। आप जाएं तो लास्ट ईयर या उसके पहले दोनों साल का देखिएगा, वहां पे 102.5 सेंटीमीटर औसत रेनफॉल अब मध्य प्रदेश सरकार मान रही है। जो पहले बाजार में किताब आती थी वहां पर 112.5 सेंटीमीटर रेनफॉल लिखा है, वो बिल्कुल गलत डेटा है। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा घट गई है, 102.5 सेंटीमीटर हो गई है। मैंने कहा कि मुख्य रूप से साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा हो रही है, लेकिन कुछ मात्रा में जो है नॉर्थ ईस्ट या उत्तरी पूर्व मानसून से भी हम लोग वर्षा प्राप्त करते हैं। और इसकी जो मात्रा रहती है निश्चित रूप से बहुत कम रहती है, वो करीब 10% के आसपास रहती है। और ये जो मानसून है, यहीं पर एक चीज और दिमाग में रखना है, यहाँ पर जो वर्षा हम लोग ले रहे हैं लौटते हुए मानसून से, जो वर्षा हम लोग ले रहे हैं, और इसके बाद जो हमारा शीत ऋतु का आगमन होगा, तो मैं यहाँ पर आपको उस पॉइंट को भी समझा दे रहा हूँ। शीत ऋतु का जब मध्य प्रदेश में आगमन होता है तो हमें पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा प्राप्त होती है। और पश्चिमी विक्षोभ क्या है उसको मैं यहाँ पे बाद में टैकल करूंगा। इतना याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की वर्षा में दो जो है जेट स्ट्रीम का भी योगदान रहता है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मध्य प्रदेश की वर्षा में दो जेट स्ट्रीम का भी योगदान रहता है। जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, इस पर बहुत हद तक कितना प्रभावशाली मानसून रहेगा उस पर जो है पूर्वी जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी जेट स्ट्रीम है ना, ये क्या है मैं कभी इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस करूंगा। आज इतना ध्यान रखिएगा कि जो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की प्रभावशीलता है, ये अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, इस बात पर भी निर्भर करता है पूर्वी जेट स्ट्रीम कितनी स्ट्रांग है। अगर पूर्वी जेट स्ट्रीम स्ट्रांग रहती है तो ये मानसून की प्रभावशीलता अच्छी रहती है, और अगर पूर्वी जेट स्ट्रीम कमजोर रहती है तो इस मानसून की प्रभावशीलता कम हो जाती है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये याद रखिएगा, जो शीतकालीन मैंने कहा वर्षा प्राप्त हो रही है, जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, इसको भारत में लाने में सबसे बड़ा योगदान जो रहता है हमारे पश्चिमी जेट स्ट्रीम का रहता है। कौन सा रहता है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम का रहता है। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है भूमध्य सागर में उठने वाले शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को खींच करके भारत के पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों तक लेके आती है। और ये जो दिसंबर और जनवरी वर्तमान समय में जब हम लोग ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो यहाँ पर जो इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये पश्चिमी विक्षोभ का ही परिणाम है। और इस पश्चिमी विक्षोभ उठता कहाँ पे है? उठता तो यूरोप में है, ये भूमध्य सागर में, लेकिन इसको भारत तक कौन खींच के लेके आता है? तो इसको खींच के लाती है पश्चिमी जेट पवनें, इनको यहाँ पर खींच के ले आती हैं। तो ये भी दोनों मध्य प्रदेश की जलवायु को भी प्रभावित करने में पूर्वी जेट स्ट्रीम और पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी प्रभाव रहेगा हमारा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग शीतकाल में। वर्षा ऋतु हो गई हमारी, हमने देख लिया कि वर्षा ऋतु में कैसे कैसे हो रहा है। तो हम वर्षा का वितरण अभी फिर से एक बार पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमें ऋतुओं को पढ़ाने के लिए हमने आपको बता दिया है, एग्जामिनेशन में आपको कैसे लिखना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने करा दिया। मेरी कोशिश रहेगी बच्चों कि मैं जितने लेक्चर्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसके पीडीएफ को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूंगा, तो आप वहां से इसके नोट्स को भी प्रॉपर प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा आते हैं हम लोग शीतकाल पे। तो शीतकाल कब से शुरू होगा, तो हम फिर से देखते हैं, एक चार्ट को बना लेते हैं, आपको समझाने के लिए आसानी रहेगी। अगर हम लोग देखें, ये हमारा अर्थ है और यहाँ पर कब आएगा? 21 जून को सूर्य आ रहा है। यहाँ पे कब बैठा हुआ था? 21 मार्च को बैठा हुआ था और 23 सितंबर को बैठा हुआ था। तो है ना, ध्यान रखिएगा। इसको मैं मैथमेटिकल पॉइंट से जब मैं बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं इसको 213 बोलता हूँ और 239 बोलता हूँ। ये 23 सितंबर और 21 मार्च, और इसको बोलता हूँ 216। ठीक है, 213 में 3 जोड़ दो 216 आ जाएगा, और 13 3 39, और इसको बोलते हैं हम लोग 22 दिसंबर को। ये एक मेरा मैथमेटिकल तरीके से पढ़ने का तरीका है, 22 दिसंबर को। अब ये मान लो ये तीनों, ये क्या हो गया? इक्विनॉक्स की स्थिति है ना, और ये क्या हो गई आपकी? समर सॉलिस्टाइस, और ये क्या हो गई? विंटर सॉलिस्टाइस की स्थिति है। अब 21 जून के बाद सूर्य की जो रेज है पुणे से दक्षिण की ओर होने लगी। अब जब सूर्य की रेज दक्षिण की ओर होगी तो टेम्परेचर घटने लगेगा, लेकिन 23 सितंबर के बाद सूर्य पूरी तरह से दक्षिणी अक्षांश की ओर चला जाएगा, उसकी रेज जो है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अब यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगेंगी, और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान गिरने लगेगा और हाई प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा, और लो प्रेशर जो है समुद्र की ओर बन जाएगा, और हवाएं पवने कैसे चलने लगेंगी? शुष्क व ठंडी पवने चलने लगेंगी। तो शीत ऋतु का आगमन हो गया। दिसंबर के बाद हमारा शीत ऋतु शुरू हो जाएगा, है ना, सितंबर से शुरू हो जाता है, और दिसंबर आते 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 एकदम पीक ठंडी चली जाती है दिसंबर जनवरी पर। तो शीत ऋतु का इम्पैक्ट क्या आएगा देखना। हाँ, हम लोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तापमान गिरेगा, तापमान क्या होगा? कम होने लगेगा। तो तापमान कम होने लगेगा तो क्या होगा? वायुदाब बढ़ेगा। अब वायुदाब बढ़ेगा तो जो पवनों का मूवमेंट है तो क्या होगा? स्थल से किधर जाएंगी? ये स्थल से समुद्र की ओर जाने लगेंगी ये। अब ये जो पवनें चल रही हैं तो कैसी होंगी? ठंडी व शुष्क भरी होंगी। कैसी होंगी? क्योंकि ह्यूमिडिटी तो मिली नहीं कहीं पर, पूरे स्थल भाग से जा रही हैं, तो बड़ी सूखी होंगी। और इसी कारण आपने देखा होगा कि ठंडी में हम लोग अपनी स्किन पे अगर नाखून से कुछ लिखें तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इतनी ड्राई हो जाती है तो लिक्विड पार्ट खत्म हो जाता है। तो ये शीत ऋतु का आगमन हो गया मध्य प्रदेश में। स्पष्ट जिस तरह भारत जो है 3 ऋतुओं को एंजॉय करता है, उसी तरह हम मध्य प्रदेश वाले भी 3 ऋतुओं को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, शीत ऋतु को और शीत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका पश्चिमी विक्षोभ की रहती है। यद्यपि इससे वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन जितनी भी वर्षा होती है उससे रबी की फसल और खासतौर से गेहूं की फसल के लिए इसको अमृत माना जाता है, क्योंकि गेहूं को बढ़ने के लिए एक तो तापमान कम चाहिए, और दूसरा जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो सफिशिएंट वर्षा पश्चिमी विक्षोभ करवा देता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की तीनों ऋतुओं को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब आगे चलते हैं। तीनों ऋतुओं को देखने के बाद हम लोग अगला क्या देखने वाले हैं, हम देख लेते हैं। मौसम ये पढ़ लिया, कारक पढ़ लिया, जलवायु की विशेषताएं पढ़ ली, मध्य प्रदेश में ऋतुएं पढ़ लिए। अब आते हैं हम मध्य प्रदेश में वर्षा को देखने। देखिए ये सब चीजें मैं आपको आखिरी में स्लाइड को कह दूंगा कि आप इसकी पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट या तो अभी ले लीजिए, बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है, तो
एक काम करते हैं अपन, ये ले लीजिए यहाँ से, पहली स्लाइड है ये, पहले पूरी स्लाइड की आप पिक्चर ले लीजिए, आ रही पूरी स्लाइड में। और अब देखते हैं अपन, इसके बाद ये दूसरी स्लाइड है, इन टॉपिक पर हम लोग ने डिस्कशन किया है। इसके बाद हम चलते हैं, ये मध्य प्रदेश का एक हमने जो है पॉलिटिकल मैप लिया हुआ है, इसी से हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे सब चीजें। इसके बाद आइए, ये जुड़े हुए तथ्य, हमने क्या, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित होने के कारण भारत की तरह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का कर्क रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है। मानसून की दोनों शाखाओं, बंगाल की शाखा और अरब की शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। सर्वाधिक वर्षा जो मध्य प्रदेश में होती है, ध्यान रखिएगा, किससे होती है? पूर्वी शाखा से होती है, ठीक है। और बघेलखंड के पठार में मानसून की दोनों शाखाएं आके मिल जाती हैं। इसको हम लोग वर्षा वाले टॉपिक में भी करने वाले हैं। यहाँ पे एक नया टॉपिक दिख रहा होगा आपको, वर्षा की परिवर्तनीयता। ये क्या होती है? ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, समझना। किसी भी क्षेत्र विशेष की एक औसत वर्षा होती है, उस औसत वर्षा से कम या औसत वर्षा से ज्यादा वर्षा होना वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। समझ गए? फिर से रिपीट करता हूं, किसी विशिष्ट स्थान में होने वाली औसत वर्षा से कम या ज्यादा वर्षा को वर्षा की परिवर्तनीयता कहते हैं। इसको प्रतिशत में नापते हैं। किससे नापते हैं? प्रतिशत में नापते हैं। समझना मेरी बात। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, वहां पर वर्षा की परिवर्तनीयता कम पाई जाती है। फिर से रिपीट करता हूं, सुनना। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनीयता कम होती है, तथा जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, उन क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनीयता ज्यादा पाई जाती है। समझ रहे हो? अगर मैं मध्य प्रदेश में चलूं लेकर के यहाँ पे, तो ये वाला बेल्ट कौन सा हो गया? सतना से हम लोगों ने जो लिया था, यहां से यहां तक पूर्व वाला बेल्ट जो हो गया, ये अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग चले, तो यहाँ पर इस एरिया में वर्षा की परिवर्तनीयता कम पाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर वर्षा की परिवर्तनीयता ज्यादा पाई जाएगी। वर्षा की टेंडेंसी जो हमने पढ़ी थी ना, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। लेकिन वर्षा की परिवर्तनीयता के लिए क्या पढ़ेंगे? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती जाएगी। बिल्कुल उल्टा संबंध पाया जाता है, ठीक है। इसको प्रतिशत से हम लोग नापते हैं। तो ये भी हमारा 3 नंबर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। देखो, एमपीपीएससी, मुझे ऐसा लगता है जो वर्तमान परीक्षा का प्रारूप है, उसमें अगर आपको टॉप रैंक लानी है, तो सबसे पहले आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे अपनी कमांड बनाइए। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप बुकिश हैं, जब तक आप बुकिश के शब्दों को लेकर उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं, तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है और आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हो सकता है। समझिए और अपने शब्दों पे उसको लिखिए, ठीक है। तो हम लोग ये एक स्लाइड इसकी भी ले लीजिए, मैंने इसमें कुछ चीज बताया है। यहाँ प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस महीने पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, किस महीने पाया जाएगा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान जो पाया जाता है मई के महीने में पाया जाएगा। न्यूनतम तापमान जनवरी में पाया जाएगा। सर्वाधिक तापांतर मार्च के महीने में पाया जाएगा। तीनों कॉन्सेप्ट याद रखना। सर्वाधिक तापमान, खुद देखो, ग्रीष्म आयनात की स्थिति आने वाली है। कब आती है? 21 जून को। और उसके पहले पहले मैंने कहा था मई में मध्य प्रदेश में लू चलने लगती। लू क्या है? लू के लिए भी एक शब्द, लू के लिए 3 नंबर समझ जाओ। लू जो है मध्य भारत में चलने वाली स्थानीय गर्म व शुष्क पवन है ना? क्या बोला मैंने? मध्य भारत में मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य भारत में चलने वाली गर्मी या ग्रीष्म ऋतु में गर्म व शुष्क पवन को लू कहते हैं। बड़ी जानलेवा होती है, व्यक्ति को पूरी इतनी गर्म होती है कि डिहाइड्रेशन को बहुत तेज बढ़ा देती है। मार्च में होता है। वार्षिक तापांतर उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा होता है। ठंडा स्थान शिवपुरी है और सबसे गर्म स्थान
गंज बसौदा है विदिशा का, गंज बसौदा है विदिशा का। ये 3-4 फैक्ट याद रखना। सर्वाधिक तापमान मई के महीने में होता है। न्यूनतम तापमान हम लोग ने जनवरी में लिया है। जो सर्वाधिक तापांतर देखने को मिल रहा है हमको मार्च के महीने में दिख रहा है। उत्तरी भारत में हमने देखा है कि वार्षिक तापांतर ज्यादा होता है। सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है, सबसे गर्म स्थान हम लोगों ने गंज बसौदा को माना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ समय से बड़वानी में भी प्रदेश का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन कोई भी बुक अभी जो शासन की तरफ से रिलीज हो रही है वो इसी डेटा को लेके चल रही है, इसलिए हम लोग भी इसी डेटा को लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए मैंने आपको जो बताया था वही 3 प्रकार की वर्षा जिसको हम आगे देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बरसात में जो वर्षा होती है उसको चौमासा कहते हैं, जो ठंडियों में वर्षा होगी उसको मावठा बोलेंगे, और जो प्री मानसून वर्षा हो रही है उसको यूनाला बोलते हैं। ये तीनों शब्द याद रखना है। यहाँ से हम लोग ने जिसको भारत की ज्योग्राफी जब पढ़ते हो, भारत का भूगोल जब पढ़ते हो, तो जिसको तुम लोग काल बैसाखी, मैंगो सावर के नाम से जानते हो, आप सब लोग नार्वेस्टर के नाम से जानते हो, तो वो सब को यहाँ पर यूनाला के नाम से जाना जाता है, और ये मावठा और ये चौमासा के नाम से। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, मैंने आपको बता ही दिया था कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, ये भी टेंडेंसी हमने आपको बता दी है, पश्चिम से दक्षिण जाने पर, ये आपको पता हो गया है। इसके बाद देखो, ये आपको वही ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु कब आती है वो मैंने आपको बता दिया, आप इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये शीत ऋतु का हो गया। ठीक है, अब आते हैं वर्षा के वितरण में, है ना। अब आते हैं हम लोग वर्षा के वितरण में। अब देखो मैंने स्पष्ट कहा है कि मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा रहेगी बच्चों, हमारी 102.5 सेंटीमीटर रहेगी, है ना। औसत वर्षा कितनी हमारी 102.5 सेंटीमीटर रहेगी। वर्षा की टेंडेंसी ऐसी है बच्चों कि यहाँ पे ज्यादा, फिर यहाँ घटते 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 यहाँ 70 सेंटीमीटर हो जाती है, यहाँ पे 150 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ये वाला जो रीजन है हमारा, ये हमारा रीजन है 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर का रीजन। ये जो है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला है, एक तरह से हम कह सकते हैं 70 से 100 सेंटीमीटर वाला रीजन है। ये भी हमारा 70 से 100 सेंटीमीटर, मतलब सॉरी इसको 70 ही लेते हैं अपन, 70 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे ये महादेव वाला बेल्ट है, यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा वर्षा होगी, 199 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलने वाली है हमें। देखना यह है कि लिखना कैसे है, समझना कैसे है। मध्य प्रदेश में वर्षा मुख्यतः मानसूनी जलवायु से हो रही है। मानसून की दोनों शाखाएं यहाँ पे आएंगी, बंगाल शाखा भी आएंगी और अरब शाखा भी आएगी। बंगाल शाखा ये है, अरब शाखा ये गुजर रही है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने वहां पे समझा ही दिया, यहाँ पे एक बार फिर समझा देता हूँ। ये हमारा कौन सा है, मैकर, ये हमारा कैमूर, दोनों जो है यहाँ पे इसको पवनों को रोक लेती हैं और दोनों पर्वत आदर्श स्थिति में है। इसके कारण से यहाँ पे जबरदस्त बारिश होती है, और इतनी बारिश होने के कारण ही मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र जो है धान की खेती के लिए जाना जाता है। तो धान की खेती कहाँ पे हो रही है, हमारे पूर्वी क्षेत्र पर हो रही है। इसके बाद मानसून आगे बढ़ेगा, ये पवनें इसको क्रॉस करके आगे आएंगी। अब ये जब आएंगी तो यहाँ पर वर्षा कम हो जाएगी, 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो रीजन है, इधर से भी वर्षा हो रही है, इधर से भी वर्षा हो रही है। अगर सिर्फ ये वाली शाखा महादेव को क्रॉस करती तो निश्चित रूप से यहाँ वर्षा बहुत कम होती, लेकिन चूंकि ये वाली भी शाखा आ रही है सामने, तो यहाँ पर जो वर्षा है पूरा बीच का रीजन, हमको जो मालवा वाला क्षेत्र है 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच हमको वर्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो बुंदेलखंड रीजन है 100 से 102 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पे रहती है, और ये पूरा का पूरा रीजन देखें तो 100 से 150 सेंटीमीटर। जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। यहाँ पर आते आते 100 सेंटीमीटर बचता है ना, तो ध्यान रखना है हमको। तो अब ये समझना है कि हम एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे। अब इसको हम लिखने के लिए पूरे मध्य प्रदेश को हम 4 भागों में तोड़ देंगे बच्चों, 4 भागों में बांट लेंगे। पहला अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा औसत वर्षा से कम,
फिर औसत वर्षा वाला क्षेत्र, फिर निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। तो निम्न वाले वर्षा क्षेत्र में कौन सा आएगा, ये वाला बेल्ट हमारा पूरा आ जाएगा। कौन सा आ रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा कौन सा है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और आपका अलीराजपुर, ये पूरा का पूरा बेल्ट। इसी के नीचे बडवानी, ये सब बेल्ट जो है हमारा खरगोन, यहाँ पे वर्षा जो है बहुत कम होती है, 70-80 सेंटीमीटर तक जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो होशंगाबाद वाला क्षेत्र है, पचमढ़ी वाला क्षेत्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा 199 सेंटीमीटर हमारी होती है यहाँ पे। इसके बाद हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो फिर वर्षा कम होती जाती है। ये टेंडेंसी हो गई है। और देखिए ये उत्तर पूर्व मानसून कैसे आ रहा है, ये कौन सा मानसून है, लौटता हुआ मानसून, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग लौटता हुआ मानसून बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है लौटता हुआ मानसून क्या होता है, तो जो उत्तर पूर्व मानसून होता है उसी को हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। इससे चूंकि ये अब लो प्रेशर बन गया है समुद्र पर, हाई प्रेशर से आ रहा है, तो ये बारिश कम करता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो करता है वो इसलिए करता है कि जब मानसून लौटता है तो बे ऑफ बंगाल से थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ले लेता है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मात्रा में बारिश करता है। लेकिन ध्यान ये रखना है, यहाँ पर जो वर्षा लौटते हुए मानसून से हो रही है, और इसके बाद एक तीसरी वर्षा हम लोग शीत ऋतु में देखेंगे, और जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होगी। इस मैप को देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया है बिलो 70 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये जो पूरा आ रहा है मैक्सिमम रेनफॉल एरिया मोर देन 150 सेंटीमीटर, यहाँ पे एवरेज, ये भी बिलो एवरेज जा रहा है। ये जो है मोर देन एवरेज है ना, जो हम लोगों ने कहा था 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच रेनफॉल है, बिलो 70। और इसी रेनफॉल के अनुसार हमको पूरी खेती दिख जाएगी। आप देखना कैसे, जहां पे कम वर्षा हो रही है मोटे अनाज की क्रॉप ली जाती है, लेकिन चूंकि यहाँ पे चंबल चली गई है इसलिए यहाँ गेहूं की फसल भी पैदा की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कपास भी पैदा हो रहा है, 4 जिले कपास वाले बैठे हुए हैं। ये पूरा धान की खेती का बेल्ट है, धान, और ये पूरा गेहूं, सोयाबीन और चना का बेल्ट है पूरे। और ये वाला बेल्ट भी आप देखिए मोटे अनाज के लिए जाना जाता है, जहां जहां पर केन बेतवा नदी गई है वहां पर गेहूं की क्रॉप ली जाती है। हम इसको आगे एग्रीकल्चर में भी देखेंगे, बस यहाँ पे इसको देखना था थोड़ा सा। अब वही मैंने आपका वर्गीकरण किया, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र क्या है, आप देखिए नीमच, ग्वालियर, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, आप इसकी पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये चारों को मैंने आपको डिस्कस करा दिया है, 150 सेंटीमीटर जहां हो रही है, कहाँ पे हो रही है, औसत वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये पूरा हो गया हमारा। अब पश्चिमी विक्षोभ को मैंने 3 नंबर के लिए आपको बता ही दिया है। भूमध्य सागर में है ना, दिसंबर के महीने में भूमध्य सागर के आसपास दिसंबर के महीने में उठने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको पश्चिमी जेट पवने भारत में इसको खींचकर लाती हैं, और दिसंबर जनवरी के महीने में होने वाली जो अत्यधिक ठंडी वर्षा होती है, इसके कारण ठंडी पवनें चलने लगती हैं, इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। जब ये हिमालय में जाता है तो हिमपात करता है और मैदानी क्षेत्र में वर्षा करता है, इसी को हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, और रबी की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। तो ये मेरा पूरा लेक्चर था। एक लेक्चर अभी हमने इसमें छोड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण। तो मध्य प्रदेश को जलवायु का वर्गीकरण का छोटा सा लेक्चर है, मैं इसके बाद एक लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर दूंगा आपके लिए, वो भी, तो आपका वो टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जलवायु का वर्गीकरण। थैंक यू। और आप लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ इस चैनल को डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे, और जो कंटेंट ला रहा हूँ एक पूरी क्वालिटी के साथ ला रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा एक ऐसा प्रयास है कि आपको इस लेक्चर को यहाँ सुनने के बाद, लिखने के बाद आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिए और बताइए कि आपको और कैसा पढ़ना है, क्या तरीके आपको सुझाव हैं, वो भी आपके लिए आमंत्रित है हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।